आज हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। उन्हीं में से एक है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जो ग्रेडियंट है वो एक स्केलर फंक्शन पे अप्लाई होता है। ठीक है। तो ग्रेडियंट मान लीजिए जो हमने फंक्शन लिया वो फाई है, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या होती है? आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। तो यहाँ पर जब आप फाई को कॉमन ले लोगे तो आपके पास जो बचेगा ग्रेडियंट फाई, वो क्या होगा? ये वाला फंक्शन इंटू फाई। तो ये जो आपका ब्रैकेट में है इसे डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसे डेल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ग्रेड एफ को आप कैसे लिख सकते हो? डेल फाई, और डेल की वैल्यू यहाँ पर क्या है? आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है। तो ये जो डेल है अभी हमने बताया कि एक वेक्टर ऑपरेटर है और इसे डेल या फिर नेबुला ऑपरेटर बोला जाता है। और जब डेल किसी स्केलर पे अप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है? वो एक, उसका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो ये ग्रेडियंट की क्या है? आपकी डेफिनेशन है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब भी किसी भी फंक्शन के लिए ग्रेडियंट निकालना है तो आप सबसे पहले ग्रेडियंट और वो फंक्शन लिख देंगे, और ग्रेड की जगह या फिर डेल की जगह आप ये वाली जो वैल्यू है वो रख देंगे। और इस तरह से आप अपना किसी भी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो ग्रेडियंट है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, वो हम देखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन क्या है इसका। तो जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो ग्रेडियंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होती है उसकी डायरेक्शन। तो जो ग्रेडियंट है किसी भी फंक्शन का, उसकी जो डायरेक्शन देगा, ये वेक्टर जो आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या दिखाएगी? वो उस डायरेक्शन को दिखाएगा जिस डायरेक्शन में उस फंक्शन जो इंक्रीज हो रहा है वो मैक्सिमम है। ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी फंक्शन है और वो एक्स और वाई का फंक्शन है आपका। ठीक है। तो इसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इस वे जो फंक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में डिफरेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में डिफरेंट रेट से हो रहा है। ठीक है। तो जब आप इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो वो जो आपको मिलेगा, इससे आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी? वो डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में ये जो फंक्शन है वो आपका सबसे तेजी से, सबसे ज़्यादा रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो ये इसके ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस है। सेकंड है कि जो आपका ग्रेडियंट है, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो क्या देगा? वो उसी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में सबसे फास्ट रेट से इंक्रीज हो रहा था उसी डायरेक्शन की क्या देगा? ये स्लोप देगा। ठीक है, मतलब वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो बता देगा। तो मतलब जो डायरेक्शन है वो दिखाएगी वो डायरेक्शन जिसमें वो मैक्सिमम रेट से इंक्रीज कर रहा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसका रेट दिखा देगा कि उसी डायरेक्शन में वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे हम, दैट इज डाइवर्जेंस। तो उसके पहले ये एक एग्जांपल है किसका? ग्रेडियंट के लिए। तो क्वेश्चन है कि आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है आर, जिसकी वैल्यू आपको पता है, आप कई बार देख चुके हैं। तो उसका जब ग्रेडियंट निकालेंगे, और किसका? ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू द पावर एन। ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है कि जब आर रेज टू द पावर एन का ग्रेडियंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है। और आर क्या है यहाँ पे? जब आप आर वेक्टर आर लिख रहे हैं तो वो वेक्टर है, आर वेक्टर। और जब आप सिंपली आर लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो आपको ये डेराइव करना है। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इसके लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। ठीक है। ग्रेडियंट आर रेज टू द पावर एन। तो सबसे पहले हमें आर चाहिए। ठीक है, तभी आप आर रेज टू द पावर एन निकालेंगे। तो हमारे पास वेक्टर आर तो है, और आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं? आप स्क्वायर रूट निकालते हैं ऑफ क्या? जो उसका एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस जो उसका वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे ही प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं। इस तरह से आप क्या निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। ठीक है। अब आर रेज टू द पावर एन करनी है तो आपने इसकी पावर एन कर दी, तो ये कितना हो गया? इसकी पावर हो गई n/2। अब हमें निकालना है ग्रेडियंट। तो उसके लिए आपको पता है कि क्या करते हैं कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा और जो भी आपका फंक्शन है। ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हो? जो आपका ये ग्रेडियंट है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख देते हैं। उसकी वैल्यू क्या थी? आपने यहाँ पर देखी थी कि डेल की वैल्यू ये थी।
तो डेल की जगह पर ये रख देंगे आप, तो वही हमने यहाँ पर रख दिया इंटू आर रेज टू द पावर एन, आपका ऐसे ही रहा। अब इसको ओपन किया, मतलब हर एक जो आपका ये फंक्शन है, ये जो आपका आई कंपोनेंट है डेल वाई डेल एक्स, उसे एक बार आर रेज टू द पावर एन के साथ रखा, फिर डेल ओवर डेल वाई, फिर डेल ओवर डेल जेड। तो इस तरह से आपको ये 3 टर्म यहाँ पर मिल गए हैं। तो आपको हर टर्म की अब वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेकर चलते हैं, डेल आर टू द पावर एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो आर रेज टू पावर एन की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो सिर्फ एक्स वाले जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें ही कांस्टेंट मानकर, उन्हें ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो किसी भी कोई अगर ऐसा फंक्शन होता है आपका एक्स रेज टू द पावर एन, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप, वो होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो वही हमने यहाँ पर किया, एन बाई टू आगे आ जाएगा और पावर हो जाएगी एन बाई टू माइनस वन इंटू, जब आप अंदर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंस वाई और जेड को कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x। तो इस तरह से आपको जो आपका ये फर्स्ट टर्म था उसकी वैल्यू मिल गई। वैसे ही जब आप y के लिए और z के लिए करोगे तो उसी तरीके से आपको ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं मिल जाएंगी। अब ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपने कहाँ, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो इस तरह से आपको 3 टर्म मिल गए, आई कैप वाला, जे कैप और के कैप वाले 3 टर्म मिल गए। अब इसमें कॉमन जो है उसे हम अलग ले लेते हैं। तो कॉमन एक तो आपका ये वाला टर्म है, सारे ही जो टर्म आ रहे हैं तीनों, उन्हीं में ये वाला टर्म कॉमन है। इसके अलावा n सब में आ रहा है, तो इसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू एन माइनस 2/2, ये आपने बाहर लिख दिया। और अंदर आपका क्या बचा फिर, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या है, ये आपको पता है स्टार्टिंग से जो आप लेकर चले थे अपना पोजिशन वेक्टर, वो है। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, n, और जो ये वाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, वो आपका मैग्नीट्यूड था आर वेक्टर का। तो आपने इसे कैसे लिख दिया, एन आर रेज टू द पावर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। तो इस तरह से आपका ये डेरिवेशन हो गया है। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, ये भी उसी पे बेस्ड है आपका ग्रेडियंट पे, तो ये आपको खुद से करके देखना है। अगला है जो ऑपरेटर है वो है डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, तो डाइवर्जेंस सबसे पहले ये एक वेक्टर क्वांटिटी पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, एक वेक्टर फील्ड पे। तो डाइवर्जेंस ए की डेफिनेशन क्या कहती है, अब फिर से डाइवर्जेंस की जगह आपने क्या किया, यहाँ पर भी डेल ऑपरेटर आएगा, और लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, सिंस वो स्केलर था, पिछले वाले केस में तो आपने सिर्फ क्या लिखा था, डेल फाई। ठीक है, वहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। पर यहाँ पर सिंस दोनों ही वेक्टर हैं तो या तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो डाइवर्जेंस के केस में ये एक डॉट प्रोडक्ट है। तो डेल की जगह पे आपने फिर से जो इसकी वैल्यू थी वो रख दी, और डॉट जो आपका फंक्शन ए है उसकी वैल्यू रख दी। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होगा कि क्या होता है, आई आई वालों का प्रोडक्ट होगा, जे जे वालों का होगा और के वालों का होगा। बाकी जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो डाइवर्जेंस है वो ये मिल जाता है। इसके अलावा अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन हाइड्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और क्या बोल रहे हैं कि जो डाइवर्जेंस है किसी भी पॉइंट पर, वो क्या देता है, वो देता है अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम दैट पॉइंट। तो किसी पॉइंट पे अगर आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हो तो वो ये दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो आपका वेक्टर निकल रहा है वो किस फ्लक्स से जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, और पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखिए, इस फिगर से आपको समझ आएगा। तो ए देखिए आप, तो इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट है, सॉरी, ये आपका एक सेंटर पे एक पॉइंट हो गया यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, इससे जो वेक्टर आपका निकल रहा है, ठीक है, इनिशियली ये इस लेंथ का वेक्टर निकला, उसके बाद क्या है, ये वेक्टर लेंथ आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है कि ये कोई किसी फ्लूइड के लिए हो सकता है कि आपका कोई फ्लूइड है, किसी एक पॉइंट से वो जो है बह रहा है। ठीक है, जो उस केस में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखिए ये जो वेक्टर लेंथ है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इसका डाइवर्जेंस लेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो आपको
एक डाइवर्जेंस मिलेगा जो कि क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, जो भी ये क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या फिर डाइवर्ज हो रही है। नेक्स्ट आप अगर इस वाली फिगर में देखिए, आप देखिए कि ये सारे ही वेक्टर क्या है, एक ही लेंथ के हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में डाइवर्जेंस आपका क्या आ जाता है, 0। और नेक्स्ट आप इस वाली फिगर में देखिए, तो यहाँ भी आप देखिए वेक्टर लेंथ क्या है, ये कंटिन्यूसली जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ही बोल रहे हैं कि अगर ए वेलोसिटी है ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, तो उसके केस में क्या होगा कि जो डाइवर्जेंस है होगा वो दिखाएगा कि वो किस रेट से जो फ्लूइड है आपका डाइवर्ज हो रहा है, वही हमने यहाँ पर बोला। ठीक है, कि अगर फ्लूइड के लिए आप बात कर रहे हो तो ये दिखा रहा है कि फ्लूइड किस रेट से डाइवर्ज हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, और एक ऐसा वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस 0 हो है उसे हम सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम्पल है ये एक सोलेनोइडल वेक्टर है। ठीक है, अब डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक थ्योरम है, तो ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए। ठीक है, किसी भी वेक्टर ए का अगर आप डाइवर्जेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हो, ठीक है, इसको पूरे जो जिस वॉल्यूम में ये है उसके अलोंग अगर आप इसको पूरा इंटीग्रेट कर दे रहे हो, तो वो इक्वल किसके होता है, वो इक्वल हो जाता है सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर का टेकन ओवर द क्लोज सर्फेस सराउंडिंग द वॉल्यूम। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक वॉल्यूम है और उसमें उसके लिए अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हो किसी एक वेक्टर का ए का, तो क्या होगा, उसको उसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो इक्वल होगा किसके, कि इस पूरे वॉल्यूम को सराउंड करने वाला अगर कोई सरफेस है, ठीक है, उसके अलोंग अगर आप सरफेस इंटीग्रल लेंगे उसी वेक्टर का तब। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसका आगे आप देखेंगे कि यूज होता है। नेक्स्ट है कर्ल। ठीक है, तो कर्ल ये भी एक वेक्टर ऑपरेटर है। तो पिछले केस में हमने क्या किया था, डेल और ए का क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट किया था। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट किया था, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट किया था, पर वो डॉट प्रोडक्ट था। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पे भी फिर आपने क्या किया, डेल की जगह इसकी वैल्यू रख दी और ए की जगह आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में आपने यहाँ पर रख दिया। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये हमने वेक्टर्स की जो वेक्टर्स प्रोडक्ट जो पढ़े थे उनमें हमने देखा था। तो इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए आप पहले आई जे के लिख देते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, फिर जो सेकंड वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिख देते हैं। और उसके बाद आप कैसे कर रहे थे प्रोडक्ट, कि पहले आप लिखते हैं आई कैप और फिर ये वाला जो आपका कॉलम है और ये वाली जो रो है उसको छोड़ देते हैं, बाकी का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये होगा डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ओवर डेल जेड ए वाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका आई वाला टर्म आएगा, ऐसे ही जे और के टर्म्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कर्ल दिखा रहा है। अब इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या बोलते हैं कि जो कर्ल है किसी भी वेक्टर फील्ड का वो ये दिखाता है कि जो वो वेक्टर फील्ड है उसका रोटेशन क्या है। ठीक है, तो मतलब कर्ल बेसिकली क्या दिखा रहा है कि रोटेशन दिखा रहा है वेक्टर फील्ड का। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मतलब ये फिगर जो है इनमें, तो इस वाली फिगर में अगर आप देखेंगे कि ये जो आपके वेक्टर्स हैं, ठीक है, पहले ये ऐसे हैं, उसके बाद ये ऐसे हो जा रहे हैं, फिर ऐसे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वाले जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इन वेक्टर्स का अगर आप इस वेक्टर फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो आपको एक कर्ल की एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो पहले वेक्टर्स की डायरेक्शन ये है, उसके बाद ये है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी क्या हो रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इन दोनों ही केसेस में जो आपको कर्ल है आपको उसकी एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसका कर्ल 0 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इर्रोटेशनल वेक्टर्स बोलते हैं। अब उनके एग्जाम्पल आप देखिए कि जो आपने डाइवर्जेंस में लिए थे इन्हें आप बोल सकते हो कि ये इर्रोटेशनल वेक्टर हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये रोटेट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप लेंगे तो इनमें कोई रोटेशन नहीं है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इनके लिए कर्ल 0 है और ये इर्रोटेशनल वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमने 3 ऑपरेटर्स पढ़े आज।